नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। बजट सत्र में हंगामे की जमीन तैयार, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने दिखाए तेवर, मांगा डिप्टी स्पीकर का पद। और संसद का बजट सत्र आज से नीट और मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए अड़ी कांग्रेस। आंध्र प्रदेश, बिहार व उड़ीसा को विशेष राज्य की मांग पर क्षेत्रीय दलों ने कसी कमर। और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखे जाने के आदेश का विपक्ष ने किया विरोध। राजस्थान, राजनाथ की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में 44 दलों के 55 नेता शामिल हुए। देखिए, बजट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आप भी तो अपना बजट बना के चलते हैं कि इस साल, आने वाले साल में कितना खर्च होगा, कहां से आएगा। तो उसी तरह से सरकार को चलाने के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 112 में। मोदी सरकार 3.0 का पहला आर्थिक सर्वेक्षण आज। और सामाजिक व आर्थिक हालात से जुड़े आंकड़े जारी करेगी सरकार। सरकार के आर्थिक सोच और भावी एजेंडे को भी मिलेगी झलक। एक और बात बता दूं, आर्थिक सर्वेक्षण पिछले साल का जो साल जा चुका होता है ना, उसका लेखा जोखा होता है, ये भी याद रखिएगा। और इस पर हम लोग एक एक क्लास ही ले लेंगे, ठीक है। 2023 के मुकाबले इस बार नीट में छोटे शहरों की भागीदारी बढ़ी। नतीजों के आंकड़ों के साथ एनटीए आज कोर्ट में पेश करेगा दलील। और 700 या उससे अधिक अंक पाने वाले 2321 छात्र 276 शहरों से के हैं। 2023 में 116 शहरों के महज 310 केंद्रों से थे ऐसे बच्चे। अच्छी बात है, आप देखेंगे। और मेडिकल प्रवेश के लिए जो परीक्षा होती है ना, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट, उसी की बात हो रही है, जो आप देखते हैं कि विवादों में भी घिरी हुई है। और सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में हो सकेंगे शामिल। ये सरकारी कर्मी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को 58 साल बाद हटा दिया है इसे। और आप देखिए, इंदिरा गांधी के शासन में लगाए गए प्रतिबंध को 9 जुलाई को एक आदेश के अनुसार हटाया गया है। 23 नवंबर 1966 को केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मियों के आरएसएस में गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था ना, तो उसी की बात हो रही है। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव से हटे बाइडेन। और डेमोक्रेटिक पार्टी में बढ़ रहे दबाव के बीच किया यह फैसला। कहा पार्टी और देश के हितों के लिए हट रहे हैं पीछे। और शीर्ष पद के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन इन्होंने किया हुआ है। इस खराब स्वास्थ्य के लिए पिछड़ भी रहे थे, इसलिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है ना। वायु प्रदूषण नियंत्रण में नोएडा फिसड्डी, दिल्ली भी पिछड़ा। नोएडा ने एनसीईएपी के तहत प्राप्त फंड का महज 6% ही उपयोग किया है। राष्ट्रीय राजधानी ने 37.33 और फरीदाबाद ने 38.89% का प्रयोग किया है। 19 शहरों ने आवंटित धनराशि का 50 और 4 शहरों ने आप देखिए 25% से भी कम इस्तेमाल किया है, ये आप देख सकते हैं। और भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है नोएडा। इस पर नियंत्रण के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग की बात हो रही है। और इसने 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्राप्त 21.95 करोड़ रुपए में से केवल 6% ही का ही राशि का उपयोग किया। अब आप सोच लीजिए खुद, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है। अब आप देखिए, जो आपको फंड मिल रहा है वही खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि आपकी गलती है या दूसरे की गलती है, तो उसी की बात हो रही है। झारखंड में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। ये आप सभी जानते हैं कि झारखंड में अब आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं। किसके? विधानसभा के चुनाव हैं। ये हमारा प्यारा भारत है, ये आप देखिए झारखंड है। रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था और बिहार से अलग करके बनाया गया था। हेमंत सोरेन यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और राज्यपाल अभी सीपी राधाकृष्णन है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए, इसकी सीमा बिहार, ये आप देखेंगे बिहार हो गई। बिहार से आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से 5 राज्यों से लगती है।
केरल में निपा वायरस से संक्रमित किशोर की मौत हुई। केरल में निपा वायरस से संक्रमित किशोर की मौत हो गई और किशोर के संपर्क में 246 लोग थे, इनमें से 63 उच्च जोखिम वाली श्रेणी में। केरल में निपा का प्रयोग पहले से सामने आ चुका था, लेकिन इस वर्ष से देश में निपा से मौत का यह पहला मामला है। ये आप देखिए, निपा वायरस का संक्रमण एक जूनोटिक बीमारी है जो सुअर और चमगादड़ जैसे जानवरों से मनुष्य में फैलती है और जानवरों से इंसानों में संक्रमण के अलावा संक्रमित व्यक्ति से दूसरे लोगों को भी इसका खतरा हो सकता है। केरल देख लीजिए, ये आप देखिए केरल है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी और इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। आप देखते होंगे इंडेक्स आते हैं तो उसमें टॉप पर ही देखने को मिलता है केरल। स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, साक्षरता, महिलाओं की स्थिति के बारे में। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं और पिनरी विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। कई शताब्दियों तक खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित केंद्र था उज्जैन। NCERT की सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 की नई किताब में नए तथ्य शामिल हुए। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा से बहुत पहले भी भारत की अपनी मध्य रेखा थी और नई किताब में कई चीजों के साथ जाति आधारित भेदभाव का उल्लेख नहीं है। बड़े विचारों पर ध्यान केंद्रित करके पाठों को न्यून रखने की कोशिश की गई। नई पाठ्यपुस्तक के परिचय में NCERT के निर्देशक दिनेश सकलानी ने लिखा है कि हमने यह विचारों पर ध्यान केंद्रित करके पाठों को न्यूनतम रखने की कोशिश की है। इसलिए हम इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या फिर अर्थशास्त्र से एक ही विषय में इनपुट संयोजित करने में सक्षम हुए। प्राचीन भारत के राज्यों की विस्तृत खोज को काफी हद तक हटा दिया गया। जैसे पुरानी पुस्तक के चार अध्याय को नई पुस्तक से हटा दिया गया है। इनमें अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यों के विवरण, चाणक्य और उनके अर्थशास्त्र, साथ साथ गुप्त, पल्लव व चालुक्य राजवंश व कालिदास के कार्यों की भूमिका शामिल है। पुस्तक में सम्राट अशोक का एकमात्र उल्लेख चौथे अध्याय की टाइमलाइन में है। औजार, सिक्के से सिंचाई, व्यापार के बारे में पुरानी पुस्तक के अध्याय गांव, शहर व व्यापार को छोटा किया गया है। दिल्ली में कुतुब मीनार स्थल पर लोहे स्तंभ का संदर्भ हटा दिया है। सांची स्तूप, अजंता की गुफाओं से चित्रों का उल्लेख भी हटा दिया गया है और इसको लेकर काफी विवाद भी होता है और कई लोग कहते हैं, और आप लोगों से इसीलिए तो कहा जाता है पुरानी NCERT पढ़ा करिएगा, नई NCERT में बहुत कुछ बदल भी दिया जा रहा है। और NCERT एक संस्था देखिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की बात कर रहा हूँ। एक आप देखिए रिसर्च करके किताबें लिखती हैं, भरोसे वाली किताबें होती हैं। 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक में IT क्षेत्र में हर दिन 14 घंटे काम का सरकारी प्रस्ताव पास हुआ है। कर्मचारी यूनियन किटू ने सिद्धरामैया सरकार से पुनर्विचार की अपील की है। प्रस्तावित विधेयक पर हाल में हुई सरकार को सभी पक्षों के साथ बैठक की बात हो रही। एक बार कर्नाटक में देखिए, आजकल आप देखिए कर्नाटक में भी बहुत सारे इस तरह के बिल आ रहे, अधिनियम बनाए जा रहे हैं। ये है कर्नाटक। बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। अभी आप देखिए निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर आप देखिए बवाल हुआ था और बेंगलोर इसकी राजधानी है। और इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में उसका हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेगा। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ये दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। दिल्ली सरकार ने DU के 12 कॉलेजों के लिए 100 करोड़ किए जारी। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि अच्छी बातें होनी चाहिए। JMI में स्थायी कुलपति की नियुक्ति के लिए PM ने से लगाई गुहार। जामिया मिलिया इस्लामिया में बदलाव के साथ लागू होगा स्वच्छ वायु अभियान का दूसरा चरण। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्तर पर शुरू हुआ कैडकों का दौर। पहले चरण की गलतियां ना दोहराई जाए, CSE भेजेगा कुछ सुझाव। अब देखिए 2025-26 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान की बात हो रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है। और NCAP 131 विदेशी शहरों के लिए 10 जनवरी 2019 में पहले राष्ट्रीय प्रयास के तौर पर शुरू किया गया था। ये आप देखिए सुझाव की बात हो रही। NCAP के दूसरे चरण के लिए CSE के सुझाव। PM 2.5 को जो अधिक हानिकारक है, मुख्य रूप से दहन
स्रोतों से उत्सर्जित होता है पर फोकस होना चाहिए। PM10 निगरानी को स्रोत विशिष्ट होना चाहिए। औद्योगिक परिवहन, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ ईंधन, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अकेले शहर अपने स्वच्छ वायु मान को पूरा नहीं कर सकते हैं, उन्हें सीमा पार प्रदूषण का प्रभाव कम करने के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हालांकि NCAP ने एंडो गैंगेटिव आप देखिए प्लेस की लक्षित करने के लिए एयरसेट दृष्टिकोण अपनाया गया, लेकिन अंतर राज्य समन्वय ढांचा विकसित होना अभी बाकी है। प्रदूषण भुगतान सिद्धांत को करों उपकरों को डिजाइन करने और लक्षित कार्यवाही के लिए समर्पित धन सृजन के निर्मित अतिरिक्त राजस्व के लिए लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए दिल्ली ने हर दिन प्रत्येक ट्रक प्रवेश पर बिकने वाले प्रत्येक लीटर डीजल ईंधन पर और बड़ी कारों व SUV पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया। विभागों की क्षमता को मजबूत करना चाहिए ताकि वायु गुणवत्ता की निगरानी और मूल्यांकन किया जा सके। 2030 स्वच्छ वायु कार्यवाही के लिए संसाधनों को जुटाने संरेखित करने के लिए एक अधिक संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रमुख प्रदूषण क्षेत्रों में प्राथमिकता वाली कार्यवाही के क्रियान्वयन की दिशा में ध्यान केंद्रित किया जाए और प्रदर्शन से जुड़े वित्त पोषण को लक्षित महत्वपूर्ण चरण के साथ जोड़ा जाए। IMO 2024 में भारत के प्रदर्शन पर PM से कहा, यह गर्व की बात है। देखिए ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत के बेहतर प्रदर्शन की बात हो रही है। IMO में भारत चौथा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री ने रविवार को एक्स पर पोस्ट किया और यह बेहद खुशी और गर्व की बात है। भारत अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में अपने अब तक के सबसे प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि कई अन्य युवाओं को प्रेरित करती है। PM ने पोस्ट में कहा, हमारा दल 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक लेकर आया। यह उपलब्धि कई अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी, गणित को और भी लोकप्रिय बनाने में मदद करेगी। भारत 6 सदस्यीय छात्र टीम ने IMO 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ब्रिटेन के बाद में हाल ही में संपन्न हुए 65वें IMO में भारत की टीम विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर रही है। और IMO में प्री यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए एक गणितीय ओलंपियाड है और यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में सबसे पुराना है। पहला आप देखते हैं कि IMO 1959 में रोमानिया में आयोजित किया गया था। जानकारी याद रखा करिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। भारत की विरासत केवल इतिहास नहीं विज्ञान भी है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, भारत में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की जा रही मेजबानी। 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि ले रहे हैं इसमें हिस्सा। अच्छी बात है। राज्यसभा में पेश होगा और जजों के राजनीति में प्रवेश पर रोक का प्राइवेट मेंबर बिल। AI और डीफेक समेत 23 प्राइवेट बिल किए गए सूचीबद्ध। और प्राइवेट मेंबर बिल वह विधेयक होता है जिसमें वह सांसद पेश करता है जो सरकार का हिस्सा नहीं है। 1992 से अब तक 14 बिल ही पास हुए हैं। और मुफ्त इंटरनेट के प्राइवेट बिल पर सरकार ने किया विचार। एक बात और आपको बता दूं, देखिए जब कोई कानून बनाना होता है तो आप देखते हैं एक प्रोसेस होती है उसकी। कोई वो प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में आता है, उसे आप लोग बिल कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। एयरबस ने भारत में H125 हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए 8 स्थान चुने और 10 हेलीकॉप्टर से होगी शुरुआत। आगे बढ़ेगा उत्पादन। भूमि पूजन समारोह इस वर्ष के अंत में होने की उम्मीद है। मेक इन इंडिया के तहत यूरोपीय कंपनी है एयरबस, उस दिन है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये आप देखेंगे कि भारत 100 करीब 100 एयरबस हेलीकॉप्टर हैं जिनमें से ज्यादातर H125 और 130 है। उन्हें कार्य क्षमता में बेहतर माना जाता है। कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार 6 लोगों को ले जाने में सक्षम H125 हेलीकॉप्टर की एक बुनियादी मॉडल की कीमत लगभग 3.2 मिलियन यूरो है। मेरीगनैन एयरबस हेलीकॉप्टर का मुख्यालय है। एयरबस गुजरात के वडोदरा में C-295 विमान के लिए FAL भी स्थापित करता है। चलिए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार में नियुक्त 1 लाख शिक्षकों की दस्तावेज की होगी जांच। अब राजस्थान में सरकार बदल गई है ना, तो ये देखिए अब बेचारे जो छात्र हैं उनको परेशानी होगी। देखिए ये राजस्थान है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आप देखिए राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल हैं। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिल जाएंगी। UGC नीट की दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना हुई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 2050 तक भारत में हो जाएंगे दुगने बुजुर्ग। UN
FPA की भारत प्रमुख बोली 60 से ऊपर के 34.60 करोड़ बूढ़े संस्था ने स्वास्थ्य देखभाल, आवास व पेंशन में अधिक निवेश की जरूरत बताई। देखिए, अभी हमारी युवा आबादी है, इसका हमें अभी फायदा उठा लेना चाहिए ना, वरना आप सोचिए आगे चल के यही तो बुढ़ापा बनेगा और ये हमारे ऊपर बोझ भी बनेगी। बुजुर्ग महिलाओं के अकेले रहने व गरीबी का सामना करने की अधिक आशंका है। 2050 तक देश का 50% हिस्सा शहरी होने का अनुमान है। 10 से 19 साल की उम्र के 25.2 करोड़ लोग देश में मौजूद हैं। UNFPA की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। चुनावी बॉन्ड योजनाओं की SIT जांच की मांग याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में। चंदा लेने की बात होती है ना, उसी की बात हो रही है। ये राजनीति की खबरें हैं। ये आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, क्योंकि बाकी तो बातें जो नेता करते रहते हैं वो तो ऐसे लगे ही रहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किसकी चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइए। अब उत्तराखंड में भी अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में दिया जाएगा आरक्षण। ये आप देखिए कौन कह रहा है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अब आप देखिए 2022 में जो ये अग्निवीर योजना आई ना, अग्निपथ, उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण विभाग को दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। जरूरत पड़ने पर कानून बनाने को विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक। राज्य में अग्निवीरों के लिए कौशल प्रशिक्षण योजना की भी शुरू करने की तैयारी। 1 लाख अग्निवीरों में से 70,000 यूनिट में तैनात। ये आप देखिए उत्तराखंड देख लीजिए एक बार। ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये उत्तराखंड। और इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय चाइना से लगती है और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आप देखिए मध्य प्रदेश के रीवा में डंपर से मुरम पलटकर 2 महिलाओं को जिंदा दफनाने की कोशिश। सांझे की जमीन पर रास्ता बनाने का विरोध करने पर यह दुस्साहस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। आप खुद सोच के देखिए किस तरह से लोगों के आप देखिए मनोबल बढ़ा हुआ है। कार्रवाई से डर ही नहीं लगता है ना, क्योंकि इनकी पहुंच ऊपर तक होती है। मध्य प्रदेश भोपाल की बात कर रहा हूं। और देखिए भोपाल इसकी राजधानी, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। और पहले क्षेत्रफल में पहले स्थान पर हुआ करता था जब तक छत्तीसगढ़ इसका भाग था। अब दूसरे नंबर पर आता है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर कौन है ये आप लोग बताइए। नीट पेपर लीक मामले में आरोपित संजीव मुखिया तकनीकी सहायक पद से निलंबित हुए हैं। देख रहे हैं नीट का भी चल रहा है। शिमला में बेच रहे जमीन पर ही मिलेगी निर्माण की अनुमति, सुक्खू कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हरे या सूखे पेड़ों वाली भूमि हरित भूखंड के रूप में होगी नामित। छिपकर महिला की तस्वीर खींचना पीछा करना नहीं, ये हाईकोर्ट कह रहा है। आजकल इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं। बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने 26 को द्रास पहुंचे सकते हैं प्रधानमंत्री। सुरक्षा बलों को पुख्ता करने के लिए समारोह में स्तर पर पहुंची स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की टीम। कारगिल विजय की आप देखते हैं रजत जयंती समारोह में। कारगिल विजय दिवस के मुख्य समारोह की शुरुआत 24 जुलाई से हो रही है ना। आप देखते हैं कि 19 ये साथ ही द्रास की लमोचन व्यू पॉइंट पर 1999 की युद्ध की यादों को ताजा करने का कार्यक्रम भी हो रहा है ना। कारगिल की चोटियों में जिंदा है बलिदानियों का शौर्य। इस बार बलिदानी बेटे ने से नहीं मिल पाएगी मां।
ये जम्मू कश्मीर के सामा चक्र में रहने वाले सेना की 18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर उदयमान सिंह पुत्र ओंकार सिंह ने टाइगर हिल को जीतने के लिए हुई लड़ाई में 5 जुलाई 1999 को वीर गति को प्राप्त हो गया था। बलिदानियों की मां कांता देवी का कहना है कि उन्हें कारगिल में अपने बेटी की मौजूदगी का एहसास होता है। इकलौते बेटे के चले जाने से जीवन निरस हो जाता है और कारगिल हमारे लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। कई साल तक लगातार कारगिल जाने वाली कांता देवी इस बार स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा पाएंगे। उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस साल उदय मान से नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन अगले साल पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कारगिल में जाकर 25 साल पहले 19 वर्षीय बेटे की असाधारण बहादुरी से को फिर से महसूस कर पाए। मैं कहता हूं ना आप लोगों से कि अगर कोई ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है तो वो हमारे सैनिक ही हैं। आप समझिए इस बात को। बाकी आप देख रहे हैं दुकानों पर नाम लिखने को लेकर काफी आजकल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी। अभी भी कहीं भी जाइए बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि भूस्खलन, बाढ़ ये सब देखने को मिल रहे हैं। विदेश पर थी निर्भरता, अब बुलेट प्रूफ टैंक निर्यात करेगा भारत। अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर में बनी बैलिस्टिक प्रोटेक्शन ड्रेस हल्की व सस्ती है। 7 पर्दों में बैलिस्टिक प्रोटेक्शन जैकेट तैयार है और आप देखते हैं कि 9 mm के कारतूस को भी निष्क्रिय कर देगी। 15 से 18 किलोग्राम वजन की है आधुनिक जैकेट। यूरोपीय देश देख रहे हैं भारत की ओर। विदेश से आने वाली जैकेट लगभग 1.25 लाख रुपए की पड़ती है, मगर देश में तैयार होने वाली जैकेट इसमें 20 से 25% सस्ती व बेहतर है। इसके चलते इटली, बेल्जियम, रूस, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, इटली, स्वीडन, फिनलैंड जैसे यूरोपीय देश भारत से यह जैकेट लेने के लिए आतुर हैं और इससे देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। और देखिए, नॉर्मल सी बात है कि जब आप कुछ आयात कर रहे हो और निर्यात करने लग जाए वही, तो आपके लिए फायदामंद रहता ही है। अब हम लोग बेचेंगे दुनिया को। उद्योगों की उम्मीदें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश करने जा रही है। आम बजट से उम्मीद उद्योग जगत को भी है। इसका खास वजह भी है, 1990 में देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर होने के बाद लंबे समय तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास पर फोकस नहीं किया गया और इसी का नतीजा है कि हमारे बाजार चीनी उत्पादों से भरे पड़े हैं। 2014 में मोदी की अगुवाई में भाजपा सरकार बनने पर इंडस्ट्री लीडर्स को उम्मीद थी कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बेस को विस्तार देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने PLI मेक इन इंडिया जैसी स्कीमें भी लॉन्च की। PLI स्कीम के कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन आयातित उत्पादों पर निर्भरता खत्म करने के लिए ये कदम काफी नहीं है। लगभग एक दशक से GDP मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 15% बना हुआ है। कोरोना महामारी के दौर में पूरी दुनिया में इस बात को महसूस किया गया कि आयात के लिए चीन की पर जरूरत से अधिक निर्भरता उसके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे में यह पड़ताल अहम मुद्दा है कि देश में किस तरह के सुधार किए जाएं कि जिससे विदेशी कंपनियों के साथ स्थानीय उद्यमी भी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में निवेश के लिए आगे आए। पुराने जमाने के नियम कानून बने चुनौती। भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना आज भी बहुत मुश्किल काम है और पुराने पड़ चुके नियम कानून और लाल फीताशाही निवेशकों को विशेष निवेश करने में हतोत्साहित करते हैं। ऐसे में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में पहला कदम नियामकीय सुधार होगा और छोटे उपक्रमों पर केंद्रित नीति की जरूरत है। कुछ बड़े निवेश देश की एक बड़ी आबादी को समृद्ध नहीं बना सकते हैं। जरूरत है एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने की जहां लाखों लोग कड़ी मेहनत करने और अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित हों। इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। या आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग लाती है संपन्नता। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग बेहद अहम है। यह देश के औद्योगिक विकास को आकार देती है। मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां और रोजगार के मौके पैदा करती है। देश में मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत आधार होने से वस्तुओं का दूसरे देशों में निर्यात किया जा सकता है और जिससे विदेशी मुद्रा मिलती है। ऐसे देश जो कच्चे माल का इसका इस्तेमाल करते हुए वैल्यू एडिशन करके उत्पाद बनाते हैं, उनका निर्यात करते हैं, वे समृद्ध बनते हैं। चीन इसका ताजा उदाहरण है। एक साथ जापान की ताकत भी मैन्युफैक्चरिंग थी और जापान में बने हुए उत्पाद पूरी दुनिया में बिकते थे। भारत की संप्रभुता भी इस बात में निहित है कि वह अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस में विविधता लाते हुए इसे व्यापक बनाए। और कहते हैं ना कि वो जापान हमसे कच्चा लोहा खरीदता है और फिर हमें आप देखिए कोई उत्पाद बनाकर हमें बेचता है महंगे में। मैन्युफैक्चरिंग लाती है संपन्नता। इसमें आप देखिए 1980 तक बराबर थी भारत और चीन की GDP। 1980 में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के लिहाज से भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर थी। यहां तक कि उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय $267 थी, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय $193 थी। चीन की अर्थव्यवस्था 1980 और 2010 के बीच सालाना औसत 10% दर से बढ़ी और उसे भारत को पीछे छोड़ दिया उसने। ऐसी दुनिया की फैक्ट्री बन गया चीन।
चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर निवेशकों को कारोबार के अनुकूल माहौल दिया और कारोबारियों के लिए अनुकूल श्रम नीतियां बनाई और जैसे श्रमिकों को रखने और निकालने के नियम को लचीला बनाया। अगर किसी कंपनी को 6 माह या 1 वर्ष के प्रोजेक्ट के लिए कर्मचारी चाहिए तो वह कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए जरूरी मंजूरी को कम किया जा गया है, नियमों को सरल भी बनाया गया है। और देखिए चाइना से हम लोग भी सीख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सेदारी तो 3.3% हिस्सेदारी है भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में। 16.6% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में अमेरिका का योगदान है। 28.4% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी है। चीन की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का दबदबा, तो चीन की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का दबदबा लगातार बना रहा है। और आप देखते हैं कि जबकि भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान गिरा है। 1989 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 34.3% था। 1989 में आप देखते हैं कि 31.6% और 2009 में 33.9% था। वहीं भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 1989 में 17% थी, जो 2009 में घटकर 14.8% रहेगी। 1999 से सन 2009 के बीच चीन में मैन्युफैक्चरिंग की सालाना औसत ग्रोथ 11.2% रही, जबकि समान अवधि में भारत में मैन्युफैक्चरिंग की सालाना ग्रोथ 8.3% रही। चीन को कितना मानव संसाधन का फायदा है, तो 1982 में चीन में साक्षरता दर 64% थी, वहीं भारत में साक्षरता दर 37% थी। अब देखिए पढ़ाई लिखाई का संबंध भी इससे ही है। औसत जीवन प्रत्याशा और लैंगिक समानता के मोर्चे पर भी चीन बेहतर स्थिति में था। चीन का सामाजिक पारंपरिक और तौर पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता रहा। मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत को अपने उत्पादों के लिए बड़े बाजार के तौर पर देखा। कंपनियों ने चीन को मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर देखा। और फैसले स्थानीय स्तर पर, तो चीन में फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं। एक कारोबारी ने अपने अनुभव बताते हुए कहा था कि भारत में नया कारोबार शुरू करने में 4.5 वर्ष का समय लगता है, अमेरिका में 3 वर्ष के और चीन में सिर्फ 18 माह का समय लगता है। चीन में आप देखिए फैसले स्थानीय स्तर पर और काफी तेजी से लिए जाते हैं। वहां नौकरशाही को ग्रोथ में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। भारत और चीन दोनों देशों में भ्रष्टाचार है, लेकिन यही कारण है कि चीन आज भारत से 6 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तकनीकी कौशल पर जोर, तो चीन ने नीति बनाकर इस बात पर जोर दिया कि विदेशी कंपनियां न सिर्फ स्थानीय पार्टनर के साथ तकनीकी साझा करें, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं कि स्थानीय इंजीनियर इस ज्ञान को अच्छी तरह से आत्मसात करें। सैलरी पैकेज को इस तरह से बनाया गया कि विदेशी कंपनियों से तकनीकी कौशल हासिल करने वाला इंजीनियर अगर स्थानीय कंपनी में जाता है तो उसे बेहतर पैकेज मिले और अपनी जानकारी दूसरों के साथ साझा भी करे। 17% योगदान रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की जीडीपी में 2023 में, और 25.05 तक पहुंचाने का लक्ष्य है जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 2025 तक। अब आप कहेंगे जीडीपी क्या होता है, और मैं आप लोगों से कहता हूं कि इकोनॉमी की किताबें जरूर पढ़ा करिएगा। सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहा हूं। किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जीडीपी। समझ रहे हो कि नहीं समझ पाते हो? और देखिए जीडीपी का तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद से है, और या किसी देश में एक समय अवधि आमतौर पर एक वर्ष के द्वारा उत्पादित और बाजार में बेची गई मूल्य वस्तुओं के मूल्य की बात होती है। विशिष्ट अवधि में उत्पादित प्रदान की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। चलिए राजस्थान में जानवरों की आंखों की पुतलियों से बना दिए आधार कार्ड, ये मामला देख लीजिए। सीमावर्ती जिलों में मार्च 2022 से 2024 की शुरुआत तक बनाए गए हजारों फर्जी आधार व पैन कार्ड। मामले का पर्दाफाश होने पर राजस्थान सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश। बच्चों को पैसे देकर उनके हाथों व पैरों के अंगूठे के निशान का भी इस्तेमाल किया गया। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। मामला क्या है, संचार जिले में ई मित्र संचालकों द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में पुलिस ने 2 प्रकरण दर्ज किए थे। इस प्रकरण में जांच के दौरान आधार कार्ड का नामांकन रजिस्ट्रार सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधीन कार्यरत ऑपरेटर कन्हैया लाल की आईडी से होना पाया गया था। इस मामले में ई मित्र व आधार संचालकों के विरुद्ध 21 जून 2024 को सरवान थाने में मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद सभी तीनों आरोपित फरार हो गए थे। इसके पहले इस एक अन्य मामले में भी वर्ष 2023 में दर्ज किया गया था, और इस मामले में एक आरोपित मनोहर लाल को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अन्य 3 आरोपित फरार हुए थे। हमारे देखिए कुछ भी हो सकता है। आईओसी $1 ट्रिलियन के राजस्व का लक्ष्य, ये आप देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। बड़े सुधारों के मुकाबले नीति की निरंतरता पर हो सकता है जोर। विशेषज्ञ बोले बजट में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग
रियल एस्टेट, पर्यटन जैसे सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है सरकार। 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% पर लाना होगा प्राथमिकता। आयकर रिटर्न भरने वालों को कराधान प्रक्रिया में मिल सकती है छूट। राजकोषीय घाटा क्या होता है? ये राजकोषीय घाटे की बात हो रही है। राजकोषीय घाटा सरकार की आय में उसके व्यय की तुलना में कमी को एक तरह से दर्शाता है। राजकोषीय घाटा वह राशि है जिससे सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों उधारों को छोड़कर अधिक होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का व्यय किसी वित्तीय वर्ष में अर्जित राजस्व से अधिक होता है। तो उसी की बात हो रही है। और कैसे है इकोनॉमी का सूरत हाल? तो वर्ष 2023-24 में 8.2% का आर्थिक विकास दर लगातार तीसरे साल 7% से ज्यादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार $3.9 ट्रिलियन से भी ज्यादा हुआ है। जुलाई 2024 में खुदरा महंगाई दर 5.10% रही। पिछले साल ये 6.52% थी। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.8% से 5.1% पर आने की संभावना है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार $666 अरब के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा। पिछले आम बजट से अभी तक शेयर बाजारों में 13.35% की तेजी रही। बेरोजगारी दर अभी 9.2%, पिछले वर्ष ये 8% थी। 2023-24 में $44.42 अरब का विदेशी निवेश आया था। इसमें 3.5% की गिरावट रही। लगातार 7वां बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाएंगी सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लगातार 7वां बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं। मोरारजी देसाई ने 1959 से 1964 के दौरान लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था। यह लगातार सीतारमण का 6वां पूर्ण बजट होगा। 2024 में अंतरिम बजट भी पेश कर चुके हैं और सीतारमण 2019 में देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी थी। उपभोग बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर दिया जा सकता है ज्यादा ध्यान, ये भी देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं बजट में क्या है। बीते सप्ताह स्टार्टअप से $20 करोड़ जुड़ा है स्टार्टअप्स ने। बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की कमी नहीं है, केंद्रीय कोयला और राज्य मंत्री कह रहे हैं। 2022 के बाद AIML इंजनों की मांग बढ़ेगी। आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात हो रही है। किफायती इलेक्ट्रिक 2 पहिया ला सकती है हीरो मोटो कार। कम बिजली खपत वाले उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचेगी EESL। और GST पोर्टल पर अभी तक संशोधन का विकल्प नहीं है। GSTR एक की घोषणा होने के बाद भी नहीं मिल पा रही सुविधा। रिटर्न में संशोधित के लिए परेशान हो रहे कारोबारी। 2017 में आया था ना ये, उसी की बात हो रही है। जटिल प्रक्रियाओं से प्रभावित हो रही गारमेंट निर्यात की वृद्धि। बजट व तिमाही नतीजों का दिखेगा असर। बजट में वृद्धि को बढ़ावा देने वाली नीतियों की जारी रहने की उम्मीद है। बजाज फाइनेंस, L&T जैसी बड़ी निवेश कंपनियों ने नतीजे आएंगे। सी शताब्दी के 10 में से 8 कंपनियों का पूंजीकरण बढ़ा। सेवाएं बहाल करने को माइक्रोसॉफ्ट ने विशेषज्ञों को किया तैनात। आउटरेज ने शताब्दी के 85 लाख डिवाइस हुए थे प्रभावित। दुनिया भर में जनजीवन पर हुआ था व्यापक असर। ये आप देखिए LBNSNAA के पास भी है पिशिक्षु IAS की बर्खास्त की अधिकार। पिशिक्षु IAS पूजा को मसूरी तलब किए जाने के बाद राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के अधिकार पर चर्चा। वर्ष 1981 में तत्कालीन निदेशक PS अप्पू ने अनुशासनहीनता पर प्रशिक्षु अधिकारी को बर्खास्त करने का लिया था निर्णय। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, इन पर आप देखिए बहुत सारे फर्जी भाड़े के आरोप लगे ना। चीन सीमा पर नावी गांव भी संचार नेटवर्क से जुड़ा। चीन सीमा पर आदि कैलाश मार्ग पर 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नावी गांव संचार नेटवर्क से जुड़ गया। अच्छी बात है। ये आप देखिए गुजरात में चांदीपुर वायरस के 13 नए मामले मिले हैं। चांदीपुर वायरस के लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। इसके मस्तिष्क में सूजन का आ सकता है। यह वायरस मच्छरों, मक्खियों और कीट पतंगों द्वारा फैलता है। महाराष्ट्र के नागपुर के चांदीपुर गांव में 1966 में 15 साल तक के बच्चों की मौत होने की लगी थी। तब इस वायरस की पहचान हुई थी। इसलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ गया। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। बांग्लादेश में 93% नौकरियां गुणवत्ता के आधार पर भरेंगी। हिंसक विरोध खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे में मिलेगा 5% आरक्षण। इसे कम कर दिया गया, पहले 30% था ना। देखिए ये बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सीमा लगती है। 1971 में आजाद हुआ ना था। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं
मैंने लोकतंत्र के लिए गोली खाई। कई बदलाव से गुजर चुकी अमेरिका का सीक्रेट सर्विस, ये आप देखेंगे। चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीक्रेट सर्विस अपने कामकाज पर को लेकर सवालों के घेरे में है। इस एजेंसी को 1901 में तत्कालीन राष्ट्रपति विलियम मैककिनले की हत्या के बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। इससे पहले तक राष्ट्रपति पद आम लोगों की पहुंच काफी आसान थी। चुनौतियां और खतरों को देखते हुए सीक्रेट सर्विस ने अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव किए थे। रीगन पर हमले के बाद कार्यप्रणाली में आप देखते हैं कि 1981 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की हत्या के प्रयास के बाद सीक्रेट सर्विस ने अपनी कार्यप्रणाली में अहम बदलाव किए थे। रीगन जब वॉशिंगटन हिल्टन होटल से बाहर आ रहे थे तब केवल 15 फीट की दूरी से पत्रकारों के समूह में से उन पर गोली चलाई गई थी। इसके बाद सीक्रेट सर्विस ने पत्रकारों के बीच एजेंट नियुक्त करना शुरू कर दिया था। राष्ट्रपतियों को इमारतों में ले जाने के लिए मुख्य द्वार के बजाय भूमिगत पार्किंग गैरेज का इस्तेमाल होने लगा। राष्ट्रपति को वाहन में चढ़ते या उतरते समय कोई ना देख सके, इसके लिए एक आवरण तैयार किया जाने लगा। इस घटना के बाद राष्ट्रपति के पास आने वाली भीड़ के लिए मेटल डिटेक्टर का उपयोग भी किया गया। और देखिए व्हाइट हाउस की सुरक्षा, तो व्हाइट हाउस में किसी को प्रवेश से रोकने के लिए 2015 में चारों ओर से लोहे की नुकीली बाड़ लगा दी गई। बाद में बाड़ की ऊंचाई लगभग दुगनी 13 फीट कर दी गई। हालांकि व्हाइट हाउस को सबसे पहले 1801 में थॉमस जॉफरसन ने लकड़ी के खंभे और बाड़ से घेर दिया था। 1808 में इसकी जगह आप देखिए एक पत्थर की दीवार लगी। 1994 में व्हाइट हाउस के लान में एक छोटे विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यहां से हवाई यातायात पर प्रतिबंध लगाया गया था। खुले वाहनों में यात्रा पर लगा प्रतिबंध। तो 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद राष्ट्रपतियों के खुले वाहन में यात्रा करने पर रोक लगी थी। राष्ट्रपति अब द बीस्ट उपनाम वाले भारी बख्तरबंद मोटे शीशे वाली लेमोजेन कार से यात्रा करते हैं। अब ऐसी ही व्यवस्था वर्तमान समय में जब राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से निकलते हैं तो उनके साथ सीक्रेट सर्विस के अधिकारी और एजेंटों का एक समूह होता है। सोलेस ऑफ पेंसिल्वेनिया एवेन्यू जहां व्हाइट हाउस मौजूद है वहां से कारें नहीं गुजर सकती हैं। बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी व्हाइट हाउस के परिसर में दाखिल नहीं हो सकता है। एजेंटों की संख्या भी बढ़ाई गई क्योंकि नेताओं के अलावा उनके परिजनों की सुरक्षा का दायित्व भी उन्हीं पर है। बाकी दुनिया में उठापटक चल ही रही है, लड़ाई हो ही रही है। अमेरिका के एनएस बोले भारत रूस के साथ अपने रिश्ते को छोड़ने वाला नहीं है। जैक सॉल्विन ने कहा मॉस्को चीन का जूनियर और जरूरी नहीं भविष्य में विश्वसनीय मित्र साबित हो। पुतिन को गले लगाने के मुद्दे पर बोले पीएम का विश्व नेताओं का अभिवादन करने का अपना तरीका है। और नेपाल के पीएम ओली ने जीता विश्वास मत, हासिल किया 2/3 बहुमत, 188 सदस्यों ने किया समर्थन। नेपाली कांग्रेस और CPNU-ML के बीच आप देखते हैं कि 7 सूत्री समझौता हुआ। देखिए नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। रूस ने अमेरिका बमवर्षक विमानों को रोकने के लिए फाइटर जेट भेज दिए। रंग बिरंगे गुब्बारे। ताइवान के तंग में रविवार को ताइवान अंतर्राष्ट्रीय बैलून उत्सव के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। रंग बिरंगों कई आकार के बैलून लोगों को काफी आकर्षित किया। इसे देखने के लिए काफी लोग दूर दराज इलाकों में से भी आए। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है। विवादों को पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान पेश करेंगे दावेदारी। विनेश फोगाट अंतिम बंगाल, अमन से पदक की आस है। विवादों को पीछे छोड़ पहलवान लगाएंगे जोर। अच्छी बात है। देखिए पेरिस ओलंपिक हो रहा है ना, आप देखते हैं क्या होता है। दादा साहब ने दिलाया था पहला पदक। भारत ने पहली बार एट वर्ल्ड ओलंपिक खेलों 1920 में 2 पहलवानों को उतारा। इसके बाद 1924, 1928, 1932 और 1976 के ओलंपिक खेल ही ऐसे रहे जिनमें भारत ने कुश्ती में हिस्सा नहीं लिया। पहलवान रणधीर सिंह ने 1920 में भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन अंत में यह कारनामा खसाबा दादा जाधव ने किया था। भारतीय कुश्ती के इतिहास में 23 जुलाई 1952 का दिन विशेष स्थान रखता है क्योंकि इस दिन जाधव ने हेलसिंकी ओलंपिक में बैट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। 56 साल बाद सुशील ने फिर खुली राय। दादा साहब के बाद आप देखिए 56 साल बाद भारत एक भी पदक नहीं जीत सका था। इसके बाद बीजिंग ओलंपियाड 2008 में सुशील कुमार ने कुश्ती में भारत को कांस्य पदक जिताया था। पदक के 5 दावेदारों पर खर्च हुए 20 करोड़। बाकी देखते हैं क्या होता है। नीरज पर आप देखते हैं कि नीरज चोपड़ा पर 5.82 करोड़ रुपए हुए हैं। BCCI ने जारी किए 8 आप देखते हैं कि 5 करोड़ रुपए। BCCI ने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों के लिए आप देखेंगे। BCCI के बारे में भी याद रखिए, क्रिकेट से जुड़ी ये संस्था है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी?
बताइए। 1 दिसंबर 1928 में हुई थी ना। पेरिस में भारतीय तीरंदाजी दल में दागी फीजो की मौजूदगी पर विवाद है। देखते हैं कौन क्या जीतता है। पेस और अमृतराज टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। ये फाइनल में नडाल हार गए हैं, हारे नडाल। अमेरिका के साफेल ने जीता ब्रिटिश ओपन। रिचा ने पहुंचाई सेमीफाइनल के करीब। भारत ने यूएई को 78 रन से हराया। पहली बार टी20 में बनाया 200 प्लस का रिकॉर्ड। रूट ब्रोस के शतक के बाद वसीर कमाल, इंग्लैंड की बड़ी जीत। चलिए क्रिकेट की बात हो रही। सबसे पुराना है ग्वालियर घराना, संगीत की धरा ग्वालियर। सम्राट तानसेन की पुण्यतिथि, संगीत सम्राट तान। ये कहा जाता है कि वहाँ बच्चा रोता भी था तो सुर में। राजा मानसिंह तोमर 1486 से 1516 ने ग्वालियर घराने की नींव रखी थी। ये सुप्रीम कोर्ट कल ज्ञानवापी में मसाजिद कमेटी की याचिका पर करेगा सुनवाई। यहाँ भी आप देखते हैं, कहते हैं कि इससे भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। सनातन गोस्वामी की याद में मुड़िया संतों ने निकाली शोभा यात्रा। धार की भोजशाला मामले में हाईकोर्ट में जो सुनवाई होगी। देखिए एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ भी कहते हैं सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो चल रहा है। झारखंड के देवघर में गूंजने लगे बोल बम के जयकारे। आज से शुरू होगा श्रवण मेला। कॉरिडोर के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार हुआ है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी मिल जाते हैं। डिक स्मिथ ने हेलीकॉप्टर से लगाया पूरी दुनिया का चक्कर। 1983 में आज ही ऑस्ट्रेलिया के डिक स्मिथ वेल जेट रेंजर हेलीकॉप्टर से अकेली पूरी दुनिया का चक्कर पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने अगस्त 1982 में टेक्सास से अपनी यात्रा शुरू की थी और 260 घंटों की उड़ान में उन्होंने 55,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की थी। संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। 1947 में आज ही संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को इसके वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसके निकटतम संस्करण 1923 में अस्तित्व में आया था। इसे फैंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की धारियां और सफेद पट्टी में चरखा था। और बहन की शादी में गाने ने बदल दी थी मुकेश की किस्मत। पार्श्व गायिका मुकेश का जन्म 1923 में आज ही दिल्ली में हुआ था और बहन की शादी में गाते देखकर निर्माता मोतीलाल उन्हें मुंबई ले आए। 1945 में फिल्म पहली नज़र से पार्श्व गायक के रूप में कैरियर की शुरुआत हुई। 1949 में अंदाज और बरसात फिल्मों में कैरियर ने को अहम मोड़ दिया। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, किसी की मुस्कुराहट पर निसार, साजन रे झूठ मत बोलो, मेरा जूता है जापानी जैसे कई सुपरहिट गाने गाए। मुकेश ने राज कपूर की इतनी फिल्मों में गाने किए कि उन्हें राज कपूर की आवाज़ कहा जाने लगा था। विशेष रोशनी से जगमगाता था कुतुब मीनार। ये नई दिल्ली स्थित कुतुब मीनार रंग बिरंगी रोशनी के माध्यम से कोलंबिया के राष्ट्रीय ध्वज के रंग में रंगा हुआ है, दिखाई दे रहा है। दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र कोलंबिया के स्वतंत्रता दिवस पर भारत में कुतुब मीनार कई रंग की रोशनी में जगमगा रहा है। डायबिटीज मरीजों के घाव भरने में सहायक बन रहा है पेट की चर्बी। 3D पैच से त्वचा कैंसर के रोगियों को देंगे दवा। IIT कानपुर ने प्रभावित हिस्से में दवा पहुंचाने को तैयार किया पैच। भारत सरकार से मिला पेटेंट। इंजेक्शन लगाने या दवा खाने को की नहीं होगी जरूरत। गर्भावस्था में अधिक तनाव से बच्चों में अवसाद मोटापे का खतरा है। तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हर हाल में खुश रहिए। जलवायु परिवर्तन स्प्रे शेड्यूल नाम मानने से फैला अल्टरनिया। नौनी विश्वविद्यालय की टीम ने बताया सेब से रोग फैलने के 3 कारण। शिमला में सबसे ज्यादा प्रकोप, कई जगह 70 से 90% पौधे प्रभावित हैं और शेड्यूल के अनुसार स्प्रे करने की सलाह। और आप देखिए सेब के पत्तों पर भूरे और काले दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं। रोगग्रस्त पत्तियों को ऊपरी सतह पर गोलाकार गहरे हरे रंग के धब्बे नजर आते हैं। यह धब्बे पहले भूरे और फिर गहरे भूरे होने लगते हैं और पत्तियों का शेष भाग पीले रंग का होने लगता है। समय से पहले ये पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। संक्रमित फलों पर भी भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बे बड़े होकर आपस में जुड़ सकते हैं जिससे पत्तियां मुरझाकर गिरने लगती हैं। फलों का विकास रुक जाता है। फल समय से पहले झड़ जाते हैं। छाया और अधिक नमी वाले बगीचों में रोग अधिक लक्षण दिखाई देते हैं। फूड पॉइजनिंग होने तक खाएगा स्ट्रीट फूड। चलिए कहाँ की बात है, दिल्ली की। GNU। अमेरिकी ट्रैवल ब्लॉगर
ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। बाकी ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।